तो यहाँ पर देखो दो तीन एडिटोरियल जो हमें कवर करने हैं। यहाँ पर एक पहला एडिटोरियल जो केरला के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, तो इसको हम एक स्टोरी टाइप में थोड़ा समझ लेंगे। केरला के अंदर रिसेंटली कई सारी ऐसी चीज़ें हुई कि हम केरला को जनरली क्या मानते हैं, एक ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में केरला ने काफ़ी ग्रोथ करी है, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जैसे कि नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करने में केरला अनसक्सेसफुल एक स्टेट रहा है। उसके कई सारे रीजन्स हैं। पहला हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बड़ी संख्या में क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट नहीं किया गया, और कई सारी कमेटीज़ ने ये बोला भी था केरला को कि वेस्टर्न घाट एक सेंसिटिव एरिया है, जिसमें के कस्तूरीरंगन हो, चाहे वो माधव गाडगिल कमेटी हो, इन सब ने बोला था कि सेंसिटिव एरियाज़ में आप ध्यान रखिए डेवलपमेंट के दौरान। लेकिन उन चीज़ों को जनरली या बहुत ही कम ध्यान दिया गया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बड़ी संख्या में फ्लड देखने को मिलती है। वहाँ पर प्रॉपरली कई सारी रिवर जो है वो एक तरीके से उसमें कचरा भर गया, वेस्ट भर गया, वो प्रॉपरली साफ़ नहीं की जाती। उसकी वजह से पानी अच्छा खासा वहाँ पर खड़ा होता है, और मानसून के दौरान फ्लड हमें देखने को मिली। लैंडस्लाइड्स की घटना देखने को मिली। ये फोटोग्राफी लैंडस्लाइड्स का है, ठीक है। इन सब के अलावा रिसेंटली जो एक प्लेन क्रैश वहाँ पर हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉपरली जो डेवलपमेंट का तरीका है वो अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया गया। उन सब की वजह से हम देख रहे हैं कि केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका नेचुरल जो चीज़ें होती है, नेचुरल डेवलपमेंट होता है या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, उसके साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, उसका लिंकेज किया जाना चाहिए। इसीलिए बार बार फोकस किया जाता है कि न केवल डेवलपमेंट बल्कि रिक्वायरमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना। और यही नेचुरल डिजास्टर जो कंटिन्यू राइज हो रहे हैं, उनका एक बड़ा कारण है कि डेवलपमेंट का तरीका जो है वो बदला गया है। ऊपर आर्टिकल एक कांग्रेस पार्टी का, उसका डिस्कस नहीं करेंगे, और सेकंड जुडिशरी का ये कंटिन्यू न्यूज़ में रहता ही है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल यहाँ पर और हैं। पहला है डाउन बट नॉट आउट। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एडिटोरियल, और यहाँ पर पूरा जूम करके आपको दिखाई देगा। ये बेसिकली एडिटोरियल किसके बारे में है? रिसेंटली यूएन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी, वहाँ पर काउंटर टेररिज्म चीफ ने कि नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कंट्रीज के अंदर है, उसकी वजह से इस्लामिक स्टेट ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, और ये वापस से प्रेजेंस इसकी देखने को मिल सकती है। जनरली ये माना जाता था कि लगभग 2 साल के बाद ये ग्रुप जो है डिफीट कर दिया गया था, हरा दिया गया था, लेकिन अभी भी 10,000 से ज़्यादा जो है इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स वो एक्टिव हैं, जिसके अंदर इराक और सीरिया के अंदर भी हैं, इसमें प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें हमें समझनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया कि वेस्टर्न अफ्रीकन प्रोविंसेस के अंदर लगभग 3,000 फाइटर्स इस तरह के जो है काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन्स क्या है? अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखेंगे या वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ को देखेंगे, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी स्थायित्व नहीं है राजनीतिक तौर पर, ये बड़ा कंसर्न है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अफ्रीका के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस है, चाहे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ हो, के द्वारा जो चीज़ें की जा रही है, ये बेसिकली टारगेट करते हैं एथनिक ग्रुप्स को, रिलीजन माइनॉरिटीज़ को। एथनिक ग्रुप्स क्या होता है कि एक बेसिकली कम्युनिटी होती है, लाइक कुर्द हो गया, रोहिंग्या हो गया, उइगर हो गया, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट नहीं मानती कि हमारा, और जो टेररिस्ट है ये भी मानते हैं कि ये हमारे यहाँ नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो उन सब के बेसिस पर ये अटैक करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर और एथनिक ग्रुप्स पर, राइट। इन सब के अलावा हमने कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई कि जनरली इस टाइम पे IS के अंडर कोई बड़ी सिटी तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसकी राइज हो रही है कई सारे फॉर्म्स में। लाइक अलकायदा का जो एक बड़ा हिस्सा जो है वो इराक में अभी भी कहीं ना कहीं एक्टिव हमें दिखाई देता है। इन सब के अलावा बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं वो दूसरे तरीके अपना रहे हैं फ़ाइट करने के। फॉर एग्जांपल माउंटेन से, डेजर्ट से, हिंटरलैंड से, वो कन्फ्लिक्ट रिडन कंट्री जो हैं उनमें ज़्यादा वो एक्टिव हो गए हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर इराक एंड सीरिया के बारे में बताया गया कि इराक और सीरिया दोनों वल्नरेबल कंट्रीज़ के अंदर है। सीरिया के अंदर हम देख रहे हैं कि बशर अल असद गवर्नमेंट है वो एक तरीके से वो सिविल वार तो जीत गई, लेकिन सीरिया के अंदर डिवाइड है कंट्री के अंदर। बेसिकली
एक तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो कई सारे ग्रुप्स में जो फॉर्म की गई है। दूसरा इदलिब एक इम्पॉर्टेंट सिटी है यहाँ की, इदलिब के अंदर जो है रिबेल्स द्वारा गवर्नमेंट कंटिन्यू की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है वहाँ का वो एक तरीके से कुर्दिश रिबेलियन वहाँ पर एक्टिव है। इन सब के अलावा टर्की सीरिया के अंदर कई सारी चीज़ों को रिबेल का या फिर एक तरीके से यहाँ पर विरोध करने के लिए मूवमेंट को सपोर्ट करता है, राइट। ये एथनिक ग्रुप है, इसके खिलाफ एक कन्फ्लिक्ट जो इस एरिया में देखने को मिलेगा कुर्द, ठीक है। तो वेस्टर्न एशिया का एक इम्पॉर्टेंट ये एथनिक ग्रुप है और एथनिक ग्रुप पर यूपीएससी अक्सर प्री में खासकर सवाल पूछती है। इसी तरीके से चीज़ें अगर हम देखें इराक के मामले में भी, तो वहाँ पर बहुत सारे मंथ्स के प्रोटेस्ट और इंस्टेबिलिटी के बाद फाइनली गवर्नमेंट बनी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा अल कदीमी, ठीक है। लेकिन इनका भी एक इशू ये है कि ये यूएस और ईरान के बीच में किसके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये कंसर्न है, क्योंकि उनके लिए इराक के अंदर अभी भी यूएस ट्रूप्स जो है प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, आप जानते हैं यूएस और तेहरान यानी ईरान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, तो उसका एक नेगेटिव सेटबैक देखने को मिलता है। इसी तरीके से लीबिया के अंदर हम देखें, लीबिया नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, अभी हमने पढ़ा था सूडान के मैप में जब, तो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली। और इसके अलावा माली और बुर्किना फासो जो कंट्रीज है, इनके अंदर भी हमें कई सारा विरोध देखने को मिलता है। तो जनरली चीज़ें ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर इसकी प्रेजेंस है और प्रेजेंस जो वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी पर्सनल इश्यूज़ को छोड़कर इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स को, कंट्रीज़ को, न केवल इराक, सीरिया या लीबिया, माली, बर्किनो फासो, बल्कि दूसरी जो कंट्री हैं पूरे दुनिया को इनमें एक कंबाइंड एफर्ट करना पड़ेगा किसके मामले में, इस टेररिस्ट ग्रुप को या टेररिज्म को एंड करने के लिए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एडिटोरियल बेसिकली है मैग्नेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में ये एडिटोरियल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये एडिटोरियल होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस को खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके बारे में कई सारी चीज़ें हमें समझने को यहाँ पर या देखने को मिलेगी। रिसेंटली हुआ क्या है कि चाइना से बहुत सारी कंपनी जो ऑपरेट करती है चाइना में, वो वहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है कि वो एक्सक्लूड करेगी वहाँ से और अपने बिजनेस को दूसरी लोकेशंस पर, जैसे अमेरिकन, जापानीज़ और साउथ कोरियन कंपनी जो है चाइना से अपने जो बिज़नेस को वहाँ से उठाएगी और दूसरी कंट्री में रीलोकेट करने की कोशिश करेगी, अपने प्लांट्स लगाएंगी। और इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग जगह है वो है भारत, ठीक है। अब चाइना से कंपनियां क्यों वहाँ से निकल रही है, चाइना से एग्जिट क्यों कर रही है, इसके पीछे 3 बड़े रीजन जिन्होंने बताए कि पहली बात तो उनको रियलाइजेशन है कि वहाँ चाइना में वो कैपेसिटीज़ को अच्छे से बिल्डअप नहीं कर पाएंगे और अगर चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होती हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को लेकर, वो एक आइडियल बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। और कोविड-19 की वजह से एक सप्लाई चेन जो वो डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर बनी रहेगी। सेकंड क्या है कि जो बेसिक इसेंशियल इंडस्ट्रियल गुड्स है उसमें चाइना का डोमिनेंस है, ठीक है। और थर्ड क्या है, एक रिस्क और अनसर्टेनिटी है जो चाइना से या चाइना के खिलाफ जो एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, दुनिया जो है चाइना को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो क्रिटिसाइज कर रही है, तो जियोपॉलिटिकल केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इन सब के बीच में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी ये चीज़ें कहा था कि क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी यानी आपदा को अवसर में बदलने के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया पर काम करना पड़ेगा। और सेल्फ रिलायंट इंडिया में क्या हम जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैं उनको इंडिया के अंदर शिफ्ट करवा सकते हैं या इंडिया के अंदर उनको रीलोकेट करवा सकते हैं, इसके बारे में कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले इंडिया की पोजीशन को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर देखें तो चाइना एक पावर हब है और मैन्युफैक्चरिंग में चाइना जो है दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। इन सब के अलावा भारत की पोजीशन इसमें हम 6ठे नंबर पर या 6th नंबर पर हम आते हैं। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बात करें यानी जीडीपी के डेटा के बारे में बात करें तो चाइना जो है हमने डिसाइड किया 2022 तक हम 25% तक ग्रोथ रेट हासिल करेंगे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। लेकिन इस टाइम जीडीपी में हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल है या परसेंटेज है वो केवल 15% है, तो ये चाइना से हाफ है,
ठीक है। तो चाइना में बड़ा नंबर है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनके जीडीपी में काम करता है, राइट। इन सब के अलावा हमारे जो इंडस्ट्रियल वैल्यू गुड्स है उसकी ग्रोथ जो है वो अभी इसके लिए हमें 10.68% की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमें इस फिगर तक, हमें इस डेटा तक पहुंचना है, ठीक है। इन सब के अलावा चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो 1978 में उन्होंने ओपन करने की कोशिश करी। उसके बाद उन्होंने एनुअल टारगेट बना के हम 12% के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ करेंगे, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी जो है ग्रोथ भी की। इनके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का इन 2018 विद 18% वर्ल्ड शेयर, यानी दुनिया के अगर एक्सपोर्ट के मामले में बात करें तो भारत टॉप 10 कंट्री में भी नहीं आता, और 83% जो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है इन्हीं टॉप 10 कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि भारत एज़ कम्पेयर टू चाइना इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों पिछड़ा है। तो उसके पीछे कई सारे रीजन्स बताए गए। पहली बात इन्होंने बताया कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट है, दूसरा जो है टैक्स पॉलिसीज़ को लेकर इश्यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा एनवायरनमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेटरी बेसिकली प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्रेडिट को लेकर इशू है, पुअर क्वालिटी ऑफ द वर्क फोर्सेज है, लेबर लॉ जो है वो काफ़ी रिजिड हैं भारत के अंदर, ट्रेड पॉलिसीज अभी भी रिस्ट्रिक्टिव है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कम पैसा खर्च किया है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन यानी जो भूमि अधिग्रहण होता है वो बहुत ही कम होता है, और बड़े संख्या में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम नहीं अट्रैक्ट कर पाए हैं किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, राइट। इन सब के अलावा कई सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अब इन चीज़ों को इश्यूज़ को रिसोल्व करके ही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ कर सकते हैं। इन सब के अलावा भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने बेसिकली काम किया है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, इन सब में हमें देखने को मिलता है। लेकिन भारत के अंदर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, और फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो मिलकर काम करे, और उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो दोनों मिलकर काम करें। तो सबसे बड़ी कंसर्न है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एरिया, यानी ज़मीन का मिलना थोड़ा चैलेंज है भारत के अंदर, ये एक बड़ा कंसर्न है। और दूसरा ये है कि क्या भारत सरकार जो है ज्योग्राफिकली जो अलग अलग स्टेट हैं जिनमें बड़ा हिस्सा प्ले कर सकता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, क्या हम एक स्टेट स्पेसिफिक एरिया पे या स्टेट स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या स्पेसिफिक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी जो है वो उस पर काम कर सकते हैं। ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजीज, राइट, इसके बारे में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, क्या हम इसकी तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। पहली बात तो स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को इसलिए भी बढ़ाना है क्योंकि हमें जॉब्स प्रोवाइड करनी है हमारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है बूस्टअप करना है। इन सब के अलावा ये इंश्योर करना कि चाइना में जो प्लांट्स लगा रखे दूसरे देश की कंपनीज ने वो भारत के अंदर आए, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो काम करेगी इसके अंदर। और जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं श्री रविशंकर प्रसाद साहब, उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर के अंदर एक स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे जिसके अंडर हम बेसिकली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर काम करेगी, और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक हब बनाने के लिए हम इसमें काम करने जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और एडिटोरियल्स थी जो आज यानी 26 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमने कवर करी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है आप आंसर को ज़रूर कमेंट करिए। आंसर को कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एंगेजमेंट होनी चाहिए। हम सब मिल के एफर्ट करेंगे लेकिन आपकी एंगेजमेंट उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो 3 सवाल हैं, आरबीआई, सिंटैक्स और एक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। कमेंट करना। जय हिंद।